हम आज के इस लेक्चर में 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो 12th के इस चैप्टर में आगे काम आएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग फ्लावर की संरचना को पढ़ने वाले हैं। फ्लावर अर्थात पुष्प, कितना प्यारा नाम है पुष्प। तो पुष्प की संरचना को पढ़ने वाले हैं और हम आपके लिए, ऐसे तो हम गुलाब का फूल खोज रहे थे लेकिन हमें आसपास मिला नहीं, तो ये हम आपके लिए लाए हैं। आप चैप्टर के नाम को देखोगे तो इस चैप्टर के नाम में आपको दो नाम या दो मुख्य टर्म देखने को मिलेगा। जब आप प्लांट के जीवन चक्र को देखोगे तो प्लांट के जीवन चक्र में, प्लांट के लाइफ साइकिल में आपको दो मुख्य अवस्था देखने को मिलेगा। और ये कौन कौन दो अवस्था है? एक है हमारा स्पोरोफिटिक अवस्था और एक है हमारा गैमेटोफिटिक अवस्था। तो आप अपने आसपास जो भी प्लांट को देखते हो ना, आप अपने आसपास जो भी प्लांट को देखते हो ना, वो प्लांट बेसिकली अपने स्पोरोफिटिक अवस्था में होता है। तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? सबसे पहले तो आप इसी प्रश्न का जवाब दो कि आखिरकार हो कैसे आप, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में दिल का इमोजी शेयर करो, या फिर अगर किसी कारण से या फिर आपके पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो फिर आप कमेंट करके हमें ये बताओ कि हम आपकी उस समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे और हम क्या करें कि उस समस्या आपका खत्म हो जाए और पढ़ाई में आपका पूरा फोकस लगना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो यही बताओ आप, ठीक है। हाँ, कमेंट करो, कमेंट करो। कमेंट करने से ये होता है कि हमारा भी मोटिवेशन अप होता है, उसका लेवल अप होता है। अगर अभी लेवल ये है तो कुछ देर बाद आप देखोगे जब आप कमेंट करोगे, ऐसे तो अभी हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं लेकिन कुछ दिन में ये लाइव क्लास की भी व्यवस्था की जाएगी जहाँ से हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे और आपके कमेंट के माध्यम से इंटरेक्ट कर पाएंगे। फिलहाल अभी तो हम लोग ये जो क्लास ले रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है या फिर हम आपकी और क्या मदद कर सकते हैं, इस लेक्चर में और क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ऐसी तमाम बातों आप बता सकते हो, ठीक है। चलो, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके पहले लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया है कि क्लास 12th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वैसे विद्यार्थी हैं जिसने अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए उस पहले लेक्चर को फिर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर उस लेक्चर को आप कंप्लीट कर पाओगे और अपने सभी डाउट को क्लियर कर पाओगे, ठीक। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको एक और सूचना देना चाहेंगे कि हमने क्लास 12th के बच्चों के लिए और क्लास 12th के वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए हमने क्या किया है, एक बायो का बैच लॉन्च किया है। इसका नाम हमने रखा है बायो विजार्ड बैच। इस बायो विजार्ड बैच के अंतर्गत हम क्लास 12th बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और वह भी चैप्टर वाइज। और आपके आसानी के लिए हमने क्या किया है, प्रत्येक चैप्टर को लेक्चर के रूप में तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है ये बेसिकली हमारा बायो विजार्ड बैच का दूसरा चैप्टर है जिसके पहले लेक्चर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भैया एक बात बताओ, अगर हम इस लेक्चर को देखते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलेगा। हम आपको बता दें, ये जो बैच है ये बैच में बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम आए और डायरेक्ट कुछ बकना शुरू कर दिए और वन शॉट में क्लियर कर दिए। हाँ, वन शॉट हम भी आपको पढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले हम सभी कंसेप्ट को आपको सिखाना चाहते हैं। कुछ एनसीईआरटी का जो 11th का कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में डिस्कस होने वाला है आगे, उसको भी सिखाना चाहते हैं। ऐसे अभी हम लोग के पास समय है लेकिन जब समय आएगा तो हम आपको वन शॉट भी कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता है, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम है आपका नीट जैसे एग्जाम को भी क्रैक कर पाओ। बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर आपको अलग से तैयारी करनी होगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि आखिरकार हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम आज के इस लेक्चर में 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो 12th के इस चैप्टर में आगे काम आएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग फ्लावर की संरचना को पढ़ने वाले हैं। फ्लावर अर्थात पुष्प, कितना प्यारा नाम है पुष्प। तो पुष्प की संरचना को पढ़ने वाले हैं और हम आपके लिए, ऐसे तो हम गुलाब का फूल खोज रहे थे लेकिन हमें आसपास मिला नहीं, तो ये हम आपके लिए लाए हैं। और इसमें प्रत्येक भाग को हम देखेंगे कि किसका क्या नाम है और डायग्राम के साथ इस इमेज को और डायग्राम के साथ इसको रिलेट किया जाएगा कि आखिरकार कौन सा पार्ट क्या है। खैर, सबसे पहले हम कुछ इस चैप्टर के नाम
के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जब आप चैप्टर के नाम को देखोगे तो इस चैप्टर के नाम में आपको दो नाम या दो मुख्य टर्म देखने को मिलेगा। पहला टर्म आपको देखने को मिलेगा पुष्पीय पादप और दूसरा टर्म मिलेगा लैंगिक जनन। एक शब्द मिलेगा आपको फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा शब्द मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिरकार इन दोनों टर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बात यही होती है, चैप्टर का जब नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो फिर हमें चैप्टर का अर्थ तो समझ में आना चाहिए। अगर इस चैप्टर के अर्थ को समझ गए, इस नाम के अर्थ को समझ गए, तो फिर आप ये भी जान पाओगे कि आखिरकार इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो आओ सबसे पहले हम आपको लैंगिक जनन की बात बताते हैं। अब आप बोलोगे कि लैंगिक जनन तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे या फिर लैंगिक जनन के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो उन बच्चों के लिए भी हम एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि अगर आपके सामने कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शब्द दिखाई दे दे, लैंगिक जनन शब्द दिखाई दे दे, तो फिर आपका दिमाग क्या सोचेगा? आओ हम आपको सोचने के लिए कुछ आपके दिमाग में कंसेप्ट को भेजते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा और सरल मतलब ये होता है कि इस प्रकार के जनन में जो युग्मक होते हैं, युग्मक का मतलब समझता है तुम? जो युग्मक होते हैं वह युग्मक बनेगा। युग्मक कौन कौन होगा? एक तो होगा नर और एक होगा मादा। तो इसमें सबसे पहले अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें युग्मक का निर्माण होगा। पहला प्रोसेस तो यही होगा, युग्मक का निर्माण होगा। और युग्मक का निर्माण होने के साथ साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है वह घटती है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इसी के आधार पे हम लोग जनन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। जो ये लैंगिक पढ़ रहे हैं, इस लैंगिक को अलैंगिक से अलग कौन करता है? यही घटना। इसमें युग्मक का संलयन होता है। इसमें क्या होता है? युग्मक का संलयन होता है। अगर आपको मेरी स्पीड अगर स्लो लगेगी तो आप क्या करना, आप अपने YouTube में जाना और वहां से स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेना। अब युग्मक के संलयन कहने का मतलब क्या है? ध्यान देना। ये मान ले आपका नर युग्मक है जिसे आप शुक्राणु बोलते हो, और ये आपका मादा युग्मक है जिसे आप अंडाणु बोलते हो। ये क्या है? शुक्राणु और ये है अंडाणु। ये जब आपस में संलयन करेंगे, संलयन का मतलब होता है आपस में मिलना, आपस में फ्यूज हो जाना। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो इस प्रक्रिया को तो हम निषेचन बोलेंगे, लेकिन एक संरचना का निर्माण होगा। इस संरचना को हम बोलते हैं जाइगोट युग्मनज। क्या बोलते हैं? जाइगोट युग्मनज। तो लैंगिक जनन में बेसिकली युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का संलयन होगा, ठीक है। लैंगिक जनन में बेसिकली युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संलयन होता है, अर्थात गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा। तो ये क्लियर है। दूसरा शब्द यहाँ पे आपके सामने है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब है पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप कहने का मतलब है फूल वाला पौधा। तो आपके आसपास जो भी आप प्लांट देख रहे हो जिसमें फूल खिल रहे हैं, जिसमें फल आ रहे हैं, जिसमें बीज आ रहे हैं, उन सभी प्लांट को आप पुष्पीय पादप के कैटेगरी में रख देना। आप अपने आसपास जितने प्लांट को देखो जिसमें फूल खिल रहे हैं, फल खिल रहे हैं और बीज बन रहे हैं, उन सभी को आप पुष्पीय पादप के कैटेगरी में रख देना। और पुष्पीय पादप के लिए एक टर्म का उपयोग करते हैं, पुष्पीय पादप के लिए एक टर्म का उपयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं आवर्त बीजी पौधा। क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी पौधा। आवर्त बीजी अगर आप कहीं देख लो तो सीधा मतलब समझ जाना ये ऐसे पौधे हैं जिसमें बेसिकली फूल खिलेंगे, जिसमें बेसिकली फल आएंगे, जिसमें बेसिकली बीज आएंगे। आवर्त बीजी के अलावा किसी में भी न फूल आएगा, न फल आएगा, न बीज आएगा, ध्यान रखना। तो ये आवर्त बीजी पौधा, और इंग्लिश में इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, आवर्त बीजी पौधा के लिए इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या यूज करते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है।
फ्लावरिंग प्लांट के लिए यूज करते हैं हम क्या, आवृतबीजी पौधा। तो क्या आपको फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म से आप परिचित हो गए? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म का आपको मालूम चल गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, सीधा मतलब समझना, इसमें युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का संलयन होगा, इससे जाइगोट बनेगा। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब है वैसे पौधे जिसमें फूल खिलेंगे, फल आएंगे, बीज आएंगे, और इसके लिए जो टर्म का यूज करते हैं वह बोलते हैं आवृतबीजी पौधा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये बात अगर क्लियर है तो आप दोनों को जब ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हमको फूल वाले पौधे को देखना है, क्योंकि उसी के अंदर गैमीट का निर्माण होगा, उसी के अंदर कुछ ऐसी संरचना पाई जाएगी इस फूल वाले पौधे के अंदर। बेसिकली फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर, पुष्प के अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाएगी जिसके अंदर नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, और ये दोनों संलयन होकर एक नए प्लांट बनाएंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। क्या ये क्लियर है? अब आओ 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं जो बेसिकली हमको इस चैप्टर में काम आएगा। अब जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के जब आप जीवन चक्र को देखोगे, ह्यूमन के लाइफ साइकिल को देखोगे, तो उसमें अनेक प्रकार की आपको विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलेगी। जैसे किशोरावस्था देखने को मिलेगा, जैसे प्रजनन अवस्था देखने को मिलेगा, जैसे आपको वृद्धावस्था देखने को मिलेगा। वैसे ही जब प्लांट के जीवन चक्र को देखोगे आप, वैसे ही जब आप प्लांट के जीवन चक्र को देखोगे तो प्लांट के जीवन चक्र में, प्लांट के लाइफ साइकिल में आपको दो मुख्य अवस्था देखने को मिलेगा। प्लांट के जीवन चक्र में, प्लांट के लाइफ साइकिल में आपको दो मुख्य अवस्था देखने को मिलेगा। एक अवस्था के लिए यूज करते हैं हम लोग स्पोरोफिटिक अवस्था। क्या यूज करते हैं? ध्यान से याद रखना, स्पोरोफिटिक अवस्था या स्पोरोफाइट बोल देते हैं। और एक अवस्था देखने को मिलता है स्पोरोफाइट, स्पेशली बॉडी के लिए यूज करते हैं अवस्था के लिए स्पोरोफिटिक अवस्था। और ऐसे ही एक देखने को मिलता है गैमेटोफिटिक अवस्था, या इसी को गैमेटोफाइट बोल दो, गैमेटोफिटिक अवस्था। तो प्लांट के जब आप जीवन चक्र को ऑब्जर्व करोगे, प्लांट के जब जीवन चक्र को देखोगे, तो प्लांट के जीवन चक्र में बेसिकली आपको दो मुख्य अवस्था देखने को मिलेगा। और ये कौन कौन दो अवस्था है? एक है हमारा स्पोरोफिटिक अवस्था और एक है हमारा गैमेटोफिटिक अवस्था। एक है हमारा स्पोरोफिटिक अवस्था, एक है हमारा गैमेटोफिटिक अवस्था। ध्यान से देना, सोचना पहले। ये जो स्पोरोफिटिक अवस्था है, ये जो स्पोरोफिटिक अवस्था है, ये बेसिकली द्विगुणित होता है। ये टू एन कहने का मतलब है द्विगुणित। द्विगुणित कहने का मतलब क्या है? द्विगुणित कहने का मतलब ये है, मान ले अगर हम अपने आप को द्विगुणित जीव बोल रहे हैं, तो हमारी जो प्रत्येक कोशिका है ना, इस प्रत्येक कोशिका में जो हमारा गुणसूत्र होगा वह पेयर में पाया जाएगा, वह जोड़ा में पाया जाएगा। तो द्विगुणित कहने का मतलब है कि जो गुणसूत्र है वह पेयर में पाया जाएगा, वह जोड़ा में पाया जाएगा। ठीक है, और अगुणित कहने का मतलब है वह पेयर में नहीं होगा, वह जोड़ा में नहीं होगा, वह एक सिंगल अकेले होगा। या फिर द्विगुणित कैसे कह सकते हो? द्विगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्र का दो सेट आए। जैसे मान ले कोई छोटा बेबी में जो गुणसूत्र का पेयर किसमें से आया होगा? मो सोच, उसके माँ से भी एक सेट आया होगा और उसके पापा से भी एक सेट आया होगा। तो इस बच्चा में जो टोटल कितने सेट आए गुणसूत्र के? दो सेट आए। तो ये जो बच्चा है ये बेसिकली क्या है? ये द्विगुणित है। तो वैसे ही प्लांट का जो स्पोरोफिटिक अवस्था होता है, प्लांट का जो स्पोरोफाइट बॉडी होगा, प्लांट जब स्पोरोफिटिक अवस्था में होगा तो वह द्विगुणित अवस्था में होगा, वह द्विगुणित अवस्था में होगा। वैसे ही प्लांट जब गैमेटोफिटिक अवस्था में होगा वह अगुणित अवस्था में होगा। ये 2n कहने का मतलब है, यह 2n कहने का मतलब है द्विगुणित, यह 2n कहने का मतलब है द्विगुणित। ध्यान से सुनना। और ये n कहने का मतलब है अगुणित। ये कहने का मतलब है अगुणित। तो जो स्पोरोफिटिक अवस्था है वह बेसिकली द्विगुणित अवस्था है। और जब ये द्विगुणित अवस्था है तो इस अवस्था में जो प्लांट होते हैं, इस अवस्था में जो प्लांट होते हैं वह बेसिकली स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स के लिए यूज करते हैं हम लोग
बीजाणु शब्द का। तो प्लांट जब स्पोरोफिटिक अवस्था में होगा वह स्पोर्स बनाएगा, बीजाणु बनाएगा, और ये बीजाणु भी बेसिकली क्या होते हैं, ये भी अगुणित होते हैं। और वही बात करें गैमेटोफाइट की, तो गैमेटोफाइट अवस्था में ये क्या बनाएगा, ये गैमीट बनाएगा, ये गैमीट बनाएगा, ये युग्मक बनाएगा, ये क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। और पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, जो पहला चैप्टर था ये पढ़ा था कि जो युग्मक होते हैं वे हमेशा 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 अगुणित होते हैं। तो ये देख, ये संरचना क्या है, ये तो द्विगुणित है, इससे बन क्या रहा है, अगुणित। तो एक बात बताए थे आपको कि जब भी द्विगुणित जीव से अगुणित संरचना बने, जब भी द्विगुणित जीव से अगुणित संरचना बने, द्विगुणित मतलब 2 सेट, अगुणित मतलब 1 सेट, क्या ये गुणसूत्र आधा नहीं हो रहा है क्या ये गुणसूत्र का आधा बंटवारा नहीं हो रहा है क्या? तो आधा आधा बंटवारा के लिए यूज करते हैं अर्धसूत्री विभाजन का। क्या यूज करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। देखो यहाँ पे ये स्पोरोफिटिक जो है ये बेसिकली 2n है, द्विगुणित है, जबकि स्पोर्स जो है वह अगुणित है। तो ये जो बनेगा ये किसके द्वारा बनेगा, ये बनेगा मियोसिस के द्वारा। यहाँ पे विभाजन जो होगा वह मियोसिस होगा, और मियोसिस को हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में बेसिकली गुणसूत्र का बंटवारा आधा आधा होता है। तो जब आपको द्विगुणित जीव से अगुणित जीव या अगुणित संरचना प्राप्त करना हो तो फिर आप क्या करोगे, आप उसमें मियोसिस करा दोगे। वैसे ही यहाँ पे देखो ये अगुणित, संरचना भी अगुणित, तो क्या अगुणित अगुणित दोनों का गुणसूत्र का जो नंबर है क्या सेम नहीं है क्या? और जब गुणसूत्र का बंटवारा समान मात्रा में हो तो उसके लिए यूज करते हैं समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के लिए यूज करते हैं माइटोसिस शब्द का, माइटोसिस शब्द का। तो क्या आपको ये स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था क्लियर है? एक बार और सुनना, ये जो स्पोरोफाइट अवस्था है ये बेसिकली द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स बनाते हैं। क्लियर। वैसे गैमेटोफाइट अवस्था एक अगुणित अवस्था है जो समसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्या है गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ये प्लांट बॉडी की मुख्य अवस्था है। देखो ये लिखा हुआ है, कुछ 11th का कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है कि प्लांट के जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में कितने अवस्था, 2 अवस्था देखने को मिलता है। एक अवस्था का नाम है गैमेटोफाइट और एक अवस्था का नाम है स्पोरोफाइट। अगर स्पोरोफाइट बोला जाए हमेशा याद रखना द्विगुणित अवस्था है। तो स्पोरोफाइट वैसी अवस्था है जो डिप्लॉयड अर्थात द्विगुणित होता है। इसमें किसके द्वारा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा, बीजाणु का निर्माण होगा। वही बात करें गैमेटोफाइट की, तो गैमेटोफाइट वैसी अवस्था है जो क्या होगी, हैप्लॉयड होगी, जो अगुणित होगा। इसमें किस विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। याद रखना, जब हम आपको बोलेंगे कि परागकण से मेल गैमीट बनाना है तो आपको अर्धसूत्री विभाजन करना होगा कि समसूत्री विभाजन। तो अब सबसे पहले ये ध्यान देना कि जो परागकण है वो प्लांट की गैमेटोफाइट अवस्था है कि स्पोरोफाइट अवस्था है, कैसे पता चलेगा ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस टर्म का मतलब याद रखो, कहीं भी गैमेटोफाइट अवस्था देख लेना प्लांट में, याद रखना वो अगुणित है, और उससे अगर कोई संरचना अगुणित बनाना है तो फिर हमको माइटोसिस करना होगा। या फिर प्लांट में किसी अवस्था को आप स्पोरोफिटिक अवस्था को देख लो और उससे आपको स्पोरोफिटिक संरचना बनाना है तो याद रखना अर्धसूत्री विभाजन करना होगा। क्या बात बोले, एक बार और सुन लो। देखो आपके सामने हम एक प्लांट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब ये रहा आपका प्लांट। इस प्लांट में एक प्यारा सा लीफ लगा हुआ है और इस लीफ के साथ साथ इस प्लांट में एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर भी है। ठीक, चलो ये हो गया फ्लावर। और इस प्लांट के नीचे, कलर चेंज करते हैं, इस प्लांट के नीचे, इस प्लांट के नीचे की तरफ रूट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, रूट पाया जाएगा। ये ले, ये ले, ये रूट पाया जाएगा। ये बेसिकली प्लांट की एक संरचना है, ध्यान से सुनना। अब आप इस प्लांट के संरचना को देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा
कि आखिरकार ये प्लांट में जो जो संरचना हमको दिखाई दे रहा है, ये प्लांट की गैमेटोफिटिक अवस्था है या स्पोरोफिटिक अवस्था है। क्योंकि अगर आप गैमेटोफिटिक अवस्था और स्पोरोफिटिक अवस्था समझ गए तो फिर आप ये जान पाओगे ये डिप्लॉयड संरचना है, अर्थात द्विगुणित होगा कि अगुणित होगा। तो आप अपने आसपास जो भी प्लांट को देखते हो ना, आप अपने आसपास जो भी प्लांट को देखते हो ना, वह प्लांट बेसिकली अपने स्पोरोफिटिक अवस्था में होता है। आप अपने आसपास जितने सारे प्लांट को देखते हो ना, वह बहुत प्यारा प्यारा प्लांट, बहुत विशालकाय प्लांट, बहुत छोटू मोटू प्लांट, वह सभी अपने स्पोरोफिटिक अवस्था में होता है। कैसे आप बताते हैं। ये प्लांट का अगर हम लेबलिंग करें, ये प्लांट का बेसिकली क्या है, ये प्लांट का रूट है। ये प्लांट का क्या है, रूट है। वैसे ही अगर हम इस बात करें, ये क्या है, ये प्लांट का क्या है, ये प्लांट का स्टेम है। ये प्लांट का स्टेम है। ये क्या है, ये प्लांट की लीफ है। ये प्लांट की लीफ है। ये क्या है, ये प्लांट की फ्लावर है। तो ये जो भी आप संरचना देख रहे हो ना, ये बेसिकली स्पोरोफाइट अवस्था में है। ये बेसिकली स्पोरोफाइट अवस्था में है। और ये सभी संरचना अगर स्पोरोफाइट अवस्था में है तो ये रूट कैसी होगी, द्विगुणित की अगुणित। जब स्पोरोफिटिक तो याद रखना द्विगुणित अवस्था में होगी। ये कौन अवस्था में होगी, ये द्विगुणित अवस्था में होगी। ये कौन अवस्था में होगी, ये द्विगुणित अवस्था में होगी। ये कौन अवस्था में होगी, ये द्विगुणित अवस्था में होगी। तो फिर इसमें सभी तो द्विगुणित अवस्था है, सभी तो स्पोरोफिटिक अवस्था है। अब इसमें गैमेटोफिटिक अवस्था कैसे आएगा भैया, इसमें गैमेटोफिटिक अवस्था कब आएगा। हम आपको इसमें स्पोरोफिटिक अवस्था और गैमेटोफिटिक अवस्था को समझने के लिए प्लांट के लाइफ साइकिल को देखते हैं। क्या देखते हैं, प्लांट के जीवन चक्र को देखते हैं। ये पहले आप समझ में आ गया आपको। तो प्लांट का प्रत्येक भाग बेसिकली क्या होता है, तो वह स्पोरोफिटिक अवस्था में होता है। कौन गैमेटोफिटिक अवस्था में होता है हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं प्लांट के लाइफ साइकिल को। देखो, प्लांट में अगर जो आप अपने आसपास देखते हो वह बेसिकली अपने स्पोरोफिटिक अवस्था में होता है। तो प्लांट में जो आप अपने आसपास देख रहे हो वह अपने स्पोरोफाइट अवस्था में होता है। अब ये स्पोरोफाइट अवस्था कैसा होता है, देखो बना ही देते हैं। एक छोटा सा प्लांट लिए, इसमें लीफ लगा दिए, यहाँ पे फ्लावर लगा दिए, ये ले, और नीचे की तरफ हम बना दिए रूट, ये ले भाई। तो ऐसी अगर संरचना देख रहे हो तो ये बेसिकली स्पोरोफाइट अवस्था है। और जब ये स्पोरोफाइट अवस्था है तो ये कैसी अवस्था होगी, ये द्विगुणित होगी, ये टूगेन होगी। अब ये टूगेन यानी क्या है, इसके लिए आपको पहला चैप्टर देखना पड़ेगा। ऐसा हम बता दिए, टूगेन द्विगुणित के लिए अगर क्रोमोसोम का 2 सेट है और अगुणित के लिए एन शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट अवस्था है। और आपको मालूम है कि जब भी प्लांट स्पोरोफिटिक अवस्था में होता है तो ये क्या बनाता है, तो जब भी प्लांट स्पोरोफिटिक अवस्था में होगा तो ये बनाएगा स्पोर्स। क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्पोर्स। और आपको ये भी मालूम है कि जो स्पोर्स होते हैं वह कैसे होते हैं, तो स्पोर्स होते हैं वे अगुणित होते हैं। अब देखो, अब प्लांट को देखे तो प्लांट में कौन अवस्था को देख रहे हो आप, प्लांट में आप स्पोरोफिटिक अवस्था को देख रहे हो। तो जब प्लांट में स्पोरोफिटिक अवस्था को देख रहे हो तो वह कैसी अवस्था है, द्विगुणित अवस्था है। और ये क्या बनाएंगे, अब ये बनाएंगे स्पोर्स। अब स्पोर्स कैसी अवस्था है भाई, स्पोर्स अगुणित अवस्था है, याद रखना। अब देखो आगे, ये जो है, अब इससे आगे क्या होगा, ये स्पोर्स जमीन में या फिर जमीन नहीं प्लांट में ही या ऊपर ही कहीं भी जर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट अर्थात अंकुरित होते हैं। और जर्मिनेट होने के बाद ये जो अवस्था को बनाते हैं उस अवस्था को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, तो स्पोर्स, जो स्पोर्स हैं ये क्या होने के बाद, ये जर्मिनेट होने के बाद गैमेटोफाइट अवस्था को बनाते हैं। अब ध्यान देना, जब ये प्लांट में गैमेटोफाइट अवस्था आया तो ये गैमेटोफाइट अवस्था अगुणित हुआ कि द्विगुणित, अभी तो बताए हैं गैमेटोफाइट अर्थात अगुणित। अब ये गैमेटोफाइट अवस्था अगर अगुणित है तो ये गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे भाई, ये गैमेटोफाइट से बनेंगे गैमीट। ये गैमेटोफाइट से बनेंगे गैमीट। और गैमीट कौन अवस्था है, ये गैमीट जो है
ये अगुणित होता है, याद रखना। अब गैमिट कौन कौन बनेंगे, तो गैमिट यहाँ पे दो बनेंगे, एक तो बनेगा मेल गैमिट और एक बनेगा फीमेल गैमिट। एक बनेगा मेल गैमिट, एक बनेगा फीमेल गैमिट। अब गैमिट बनने के बाद इस गैमिट का फ्यूजन होगा। इस गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। इस गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और गैमिट के फ्यूजन से क्या बनेंगे, इस गैमिट के फ्यूजन से बेसिकली बनेंगे, इस गैमिट के फ्यूजन से बेसिकली बनेगा जाइगोट। इस गैमिट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। और ये जाइगोट कैसी अवस्था है, तो आपको बता दें ये जो जाइगोट है ये बेसिकली 2n होता है। ये देखो n और n मिल के बना गया 2n। अब ये जाइगोट से फिर क्या बनेंगे, इस जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट अवस्था होगा। और ये जो आप प्यारा सा लाइफ साइकिल देख रहे हो, ये प्लांट का, ये प्लांट्स का लाइफ साइकिल को देख रहे हो आप, ये प्लांट्स के लाइफ साइकिल को देख रहे हो आप। चलो, क्या ये क्लियर है आपको, क्या ये क्लियर है, एक बार और बता दे, आओ बता देते हैं कि प्लांट जो आसपास आप प्लांट को देख रहे हो ना, तो उस प्लांट को आप स्पोरोफाइट अवस्था को देख रहे हो, ठीक। अब स्पोरोफाइट है तो ये 2n होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इस स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोर्स, किसके द्वारा, ये 2n 2n आधा हो रहा है, आधा मतलब अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री के लिए यूज करते हैं मियोसिस शब्द का, किसका, मियोसिस शब्द का, ध्यान देना, ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अब स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट आ गया, स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या आ गया, गैमेटोफाइट आ गया। अब गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा, किसके द्वारा, याद करो, समसूत्री माइटोसिस के द्वारा भाई, बहुत बढ़िया। अब गैमेट फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट से जो स्पोरोफिटिक अवस्था होंगे, अब ये देखो, ये 2n, ये भी 2n, नंबर क्रोमोसोम का सेम है, कौन विभाजन, ये विभाजन होगा माइटोसिस। क्या ये क्लियर है, क्या प्लांट के लाइफ साइकिल क्लियर है आपको, क्या प्लांट में कब कौन अवस्था होता है ये आपको क्लियर है, कैसे लाइफ साइकिल चलता है क्या आपको क्लियर है। और क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट लोगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि प्लांट में आखिरकार पुष्प की जो निर्माण होता है वह कैसे होता है, प्लांट में पुष्प का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो अगला मेरा जो टॉपिक है वह है पुष्प का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक शब्द से परिचित होना पड़ेगा, उस शब्द का नाम है मेरिस्टेम। उस शब्द का नाम है आपको मेरिस्टेम। इस टॉपिक पे जाने से पहले आपको एक शब्द से परिचित होना होगा, शब्द का नाम क्या है, मेरिस्टेम। क्या आपने इससे पहले मेरिस्टम शब्द को सुना है, मेरिस्टम वर्ड को सुना है? आओ हम आपको बताते हैं मेरिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी की बात किया जाए तो हमारे बॉडी में कहीं चोट लगता है, कहीं कट लगता है, तो बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ डिवाइडिंग सेल होते हैं। उस डिवाइडिंग सेल के लिए यूज करते हैं स्टेम सेल। क्या यूज करते हैं, स्टेम सेल। उस डिवाइडिंग सेल के लिए यूज करते हैं स्टेम सेल। इसी कारण से हम लोग का सेल क्या होता है, डिवाइड करता रहता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 से 128, 256, 256 से 512, 1024, 2028, ऐसे डिवाइड करता रहता है। वैसे ही अगर प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट में भी डिवाइडिंग सेल होगा, और प्लांट के जिस हिस्सों में, प्लांट के जिस हिस्सों में ये डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होगा, प्लांट का वह हिस्सा हमेशा वृद्धि करते रहेगा। प्लांट के जिस सेल में, प्लांट के जिस हिस्सों में ये डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, वह प्लांट का जो हिस्सा होता है ना, वह हमेशा वृद्धि करते रहता है। और प्लांट के पास जो डिवाइडिंग सेल होते हैं, उन्हीं डिवाइडिंग सेल को बेसिकली हम लोग मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। ये मेरिस्टेम क्या है, ये मेरिस्टेम बेसिकली प्लांट का, या प्लांट में डिवाइडिंग सेल है, प्लांट में डिवाइडिंग सेल है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, प्लांट में डिवाइडिंग सेल है। जैसे हम आपको बता दें कि आप देखते होगे कि आप कभी सा एक छोटू सी प्लांट को लगाए हो, या एक छोटा सा प्लांट, ये थोड़ा एक मीडियम साइज का प्लांट लगाए हो। आपके गांव में कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो घास फूस खाते होंगे, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया। तो कभी कभी बकरी आके उस प्लांट के पर्टिकुलर हिस्सा को खा जाता है, चबा जाता है, क्या कर जाता है। तो कुछ दिन बाद देखते होगे कि प्लांट का वो पर्टिकुलर हिस्सा कभी कभी ग्रो कर जाता है और कभी कभी ग्रो नहीं कर पाता है। अगर प्लांट का उस हिस्से को वो बकरी खाई है जिस हिस्से में मेरिस्टेम सेल था, और उसके नीचे भी मेरिस्टेम सेल है, ये फिर से ग्रोथ कर जाएंगे। या फिर प्लांट के उस पूरे हिस्से को खा गया है, अर्थात उसमें मेरिस्टेम सेल प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर वो प्लांट का वह हिस्सा ग्रोथ नहीं करेगा। तो प्लांट में अगर ग्रोथ हो रहा है, प्लांट ऊपर की तरफ अगर बढ़ रहा है, तो प्लांट के ऊपर इस पे, और मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट, ये मान ले, तो प्लांट ये हमारा जमीन हो गया, ये प्लांट लगा दिया, ठीक है। तो प्लांट के नीचे वाला साइज, और ये हो गया प्लांट के ऊपर वाला साइज। प्लांट, सॉरी, ये जमीन के प्लांट नहीं, ये जमीन के नीचे का भाग है और जमीन के ऊपर का भाग है, याद रखना। जमीन के नीचे का जो भाग होता है, इसके लिए यूज करते हैं रूट सिस्टम। जमीन के नीचे वाले भाग को बोलते हैं रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर जो भी आपको संरचना दिखाई देते, लीफ दिखाई दे, स्टेम दिखाई दे, फ्लावर दिखाई दे, जो भी आपको संरचना दिखाई दे, वह बेसिकली शूट सिस्टम का पार्ट होता है। ध्यान देना, नीचे वाला रूट सिस्टम, ऊपर वाला शूट सिस्टम। जमीन से नीचे का हिस्सा रूट सिस्टम, जमीन से ऊपर का हिस्सा शूट सिस्टम, ठीक है। तो अगर ये शूट सिस्टम है, ये जमीन के ऊपर वाला पार्ट हमेशा ऊपर ग्रोथ करते रह रहा है, इसका मतलब ये है कि प्लांट के इस जो टिप है, ये जो टिप है, इस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे ये मेरिस्टेम सेल प्रेजेंट है। और ये मेरिस्टेम सेल इस पे प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर ये आगे ब्रीदिंग नहीं करेंगे। वैसे अगर हम बात करें, ये रूट जमीन की तरफ नीचे बढ़ रहे हैं, अर्थात ये जो रूट का टिप है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरिस्टेम सेल प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे मेरिस्टेम सेल प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर ये रूट नीचे की तरफ ग्रो नहीं करेंगे। गर्मी बहुत है भाई, पूरा बॉडी पसीना से भीग गया, क्योंकि पंखा तो है लेकिन गर्मी भी बहुत तेज है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको कोई डाउट है? अगर किसी प्रकार की कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करना। इससे हमें भी लगता है कि बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी जुनून अलग से एक्स्ट्रा मिलता है, हमें भी एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी का यूज हम आपके लिए करना चाहते हैं, हम अपने लिए करना चाहते हैं, हम आपके लिए करना चाहते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास के कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, आपको किस पार्ट में डाउट है। तो इससे हम लोग के बीच इंटरेक्शन बढ़ेगा। कमेंट करोगे ही नहीं तो फिर मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो प्लांट के नीचे रूट, प्लांट के ऊपर शूट, ठीक है। तो अगर ये टिप पे प्रेजेंट क्या है, मेरिस्टेम प्रेजेंट है, तो फिर ये ग्रोथ करेगा, नहीं प्रेजेंट है तो ग्रोथ नहीं करेगा। आओ इसको समझने के लिए एक आपको हम संरचना दिखाते हैं। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके थिकनेस को बढ़ाते हैं, कलर लेते हैं। कि आपके सामने हम, चलो ये लो, चलो भाई, ये इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्या। चलो, अब थिकनेस को हम कर लेते हैं कम। अब इसको करते हैं हम कॉपी, ये लो एक कॉपी, ये हो गया। चलो, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सीड है। ये क्या है, ये बेसिकली सीड है। सीड अर्थात, सीड अर्थात ये बीज है, ये बीज है। अब ये बीज जैसे ही जर्मिनेट होंगे, ये बीज जैसे ही जर्मिनेट होंगे, तो इस बीज से नीचे की तरफ, इस बीज से नीचे की इस बीज से नीचे की तरफ एक संरचना निकल के आएगी, और इस संरचना के लिए यूज करते हैं हम लोग रेडिकल। क्या यूज करेंगे, रेडिकल। और
एक और संरचना निकल के आएगी इससे ऊपर की तरफ, एक और संरचना निकल के आएगी इससे ऊपर की तरफ। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लीम्यूल। ये जो नीचे की संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस बीज से जो नीचे की संरचना निकली है, इसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल, इसको इरेज करो, इसको बोलते हैं रेडिकल। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं प्लीम्यूल, इसको बोलते हैं प्लीम्यूल। और ये रेडिकल क्या करता है, तो जो ये रेडिकल है ये बेसिकली रूट सिस्टम को बनाएगा। किसको बनाएगा? रूट सिस्टम को बनाएगा। ये रूट सिस्टम को बनाएगा। जबकि ये जो प्लीम्यूल है, ये प्लीम्यूल बेसिकली सूट सिस्टम को बनाएगा। ये प्लीम्यूल क्या बनाएगा? ये बेसिकली सूट सिस्टम को बनाएगा। ध्यान देना, ये आपके सामने हम एक प्लांट के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये ले प्लांट, इस प्लांट में हम क्या लगाते हैं? लीफ लगा देते हैं। ये लो, ये लीफ लगाते हैं। इसमें एक हम प्यारा सा फ्लावर लगा देते हैं पिंक कलर का। ये लो, ये फ्लावर लगा दिए। और इसके नीचे की तरफ हम इसका रूट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसका रूट बना देते हैं। ये लो, ये ध्यान देना, ध्यान देना बहुत बढ़िया से। ये जो आपको संरचना बेसिकली दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, ये नीचे वाला, ये जमीन से नीचे, ये बेसिकली क्या है? ये है रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम को बनाएगा कौन? ये बनाएगा रेडिकल। और इसके ऊपर जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये बेसिकली है सूट सिस्टम। और इस सूट सिस्टम को बनाएगा कौन? प्लीम्यूल बनाएगा। कौन बनाएगा? प्लीम्यूल बनाएगा। क्या आपको बात यहां तक क्लियर है? अभी फ्लावर की बात भी करेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले ये बात तो क्लियर हो जाओ कि पहले सीड जर्मिनेट होगा, नीचे की तरफ रेडिकल, ऊपर प्लीम्यूल, रेडिकल से सूट सिस्टम, प्लीम्यूल से, सॉरी, रेडिकल से रूट सिस्टम, प्लीम्यूल से सूट सिस्टम। ये देख, यहां पे आपको सब दिखाई दे रहा होगा, R फॉर रेडिकल और R फॉर रूट सिस्टम, R फॉर रेडिकल और R फॉर रूट सिस्टम, याद रखना। इसका हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको इसका ही, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इसका लो, ले लिए। चलो अब सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे। किसको इरेज करेंगे? इसको इरेज करेंगे। ले, ये लो, ये लो। चलो अब इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। चलो बढ़िया से देखना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीड, और सीड से नीचे की तरफ जो संरचना आया वह है रेडिकल, ऊपर की तरफ आया प्लीम्यूल, रेडिकल से बन गया रूट सिस्टम, प्लीम्यूल से बन गया सूट सिस्टम। सूट सिस्टम क्या? जमीन से ऊपर सूट, जमीन से नीचे रूट सिस्टम। अब इसी से एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा, सॉरी, इससे अगर आप एक छोटा सा संरचना, छोटू सा एक प्लांट देख रहे हो, एक बहुत छोटू सा प्लांट देख रहे हो, इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं प्लांटलेट। क्या यूज करते हैं? प्लांटलेट। प्लांटलेट क्या होता है भाई? प्लांटलेट क्या होता है? छोटा सा प्यारा सा, देखते हो जब जमीन में बीज को बोओगे तो प्यारा सा छोटा सा संरचना प्राप्त होता है, दिखाई देता है। संरचना, छोटा सा पेड़ दिखाई देता है, छोटा सा प्लांट दिखाई देता है, उसी को बेसिकली हम प्लांटलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? या इसी का एक और नाम है, सीडलिंग। इसी का एक और नाम है सीडलिंग, याद रखना। अब इस प्लांट में सबसे पहले क्या होगा? इस प्लांट में सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होंगे। अभी वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है? याद करो, हम आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ा के आ रहे हैं, कायिक प्रबंधन पढ़ा के आ रहे हैं, कायिक जनन पढ़ा के आ रहे हैं। वेजिटेटिव का मतलब होता है रूट, स्टेम, प्लांट का लीफ। प्लांट का जो ये भाग है ना, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये प्लांट के क्या हैं? ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है। तो सबसे पहले प्लांट में कौन ग्रोथ होगा? प्लांट में, इसको ऊपर करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ होगा भाई। और प्लांट में जब वेजिटेटिव ग्रोथ होगा तो क्या होगा आओ बताते हैं। प्लांट में क्या आएंगे? लीफ डेवलप होंगे। प्लांट में क्या आएंगे? रूट डेवलप होंगे।
प्लांट में क्या आएगा, ये स्टेम आएगा, रूट आएगा, ये लीफ आएगा, और इस प्रकार की ग्रोथ को बोलेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ। और वेजिटेटिव ग्रोथ आने के बाद क्या आता है, इसमें आता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और जब इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आएगा, आओ इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। इसमें जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आएगा तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्या आ जाएगा, फूल आ जाएगा। और प्लांट में जब आपको फ्लावर दिखाई दे दे, पुष्प दिखाई दे दे, फूल दिखाई दे दे, तो ये समझ जाना कि प्लांट अपने प्रजनन अवस्था में एंट्री मार चुका है। प्लांट अपने प्रजनन अवस्था में क्या मार चुका है, एंट्री मार चुका है। तो प्लांट में जब तक फूल नहीं आया है तब तक वह वेजिटेटिव फेज में है। जैसे प्लांट में फूल आना शुरू हो गए हैं, वह किस अवस्था में प्रवेश कर गया, वह प्रवेश कर गया रिप्रोडक्टिव फेज में। क्या ये क्लियर है आपको, क्या इतना क्लियर है, बोलो। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे आओ देखते हैं कि प्लांट में आखिरकार ये फूल आ कैसे जाता है, प्लांट में आखिरकार ये फूल आता कैसे है, इसको समझते हैं एक अलग स्लाइड में। ठीक है, चलो आओ हम आपके सामने एक ये बना दिए। ठीक है, ये प्लांट में एक लीफ लगा दिए। ठीक है, अभी तक इस प्लांट में फूल नहीं आया है, अभी तक इस प्लांट में फूल नहीं आया है। चलो इसका हम एक कॉपी करते हैं, यहाँ पे ये रहा, और इस प्लांट में हम एक बहुत ही प्यारा सा फूल ला देते हैं। ठीक है, तो इस वाले प्लांट में फूल नहीं आया है जबकि इस वाले प्लांट में फूल आ गया है। तो फिर इस बीच में ऐसी कौन सी घटना घटी है, आखिरकार इस प्लांट में ऐसे क्या परिवर्तन हुए हैं जिसके चलते इस प्लांट में फूल आ गया है, आइए इसको हम बात बताते हैं। चलो ये सबसे पहले तो हम इसमें बीच में एक क्या बनाएंगे, एक ये बना देते हैं। ये क्या है, ये जमीन के नीचे वाला भाग हो गया रूट, ऊपर वाला भाग हो गया शूट। अब ध्यान देना, इसके थिकनेस को थोड़ा सा हम मोटा करना चाहेंगे। ये लो, चलो इसको भी थोड़ा सा मोटा करना चाहेंगे। ये लो, चलो अब ध्यान से सुनना। ये प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट को देखो, ये प्लांट का सबसे ऊपरी भाग है और ये प्लांट का सबसे नीचे वाला भाग है। तो जो प्लांट का जो सबसे ऊपरी भाग ये टिप होता है, इसके लिए यूज करते हैं एपेक्स शब्द का। क्या यूज करते हैं, एपेक्स। प्लांट के टिप के लिए, प्लांट के टिप के लिए यूज करते हैं एपेक्स। तो प्लांट के इस एपेक्स पे कुछ डिवाइडिंग सेल पाया जाता है। प्लांट के इस एपेक्स पे कुछ डिवाइडिंग सेल पाया जाता है। प्लांट के इस एपेक्स पे क्या पाया जाएगा, डिवाइडिंग सेल। वैसे ही प्लांट के यहाँ पे भी, इस एपेक्स पे भी, इस रूट के एपेक्स पे भी डिवाइडिंग सेल पाया जाता है। और ये डिवाइडिंग सेल कौन है, याद करो, प्लांट के डिवाइडिंग सेल के लिए हम लोग यूज किए थे मेरिस्टेम। क्या यूज किए थे, मेरिस्टेम। इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए भी यूज करेंगे मेरिस्टेम का, मेरिस्टेम का। लेकिन ये जो मेरिस्टेम के पोजीशन के चलते, इस मेरिस्टेम के पोजीशन के चलते इस मेरिस्टेम का नाम हो गया सैम, और इस मेरिस्टेम का नाम हो गया राम या रैम। ध्यान से सुनना, इस मेरिस्टेम के पोजीशन के चलते इस मेरिस्टेम का नाम हो गया सैम, जबकि इस मेरिस्टेम का नाम हो गया रैम। अब ये सैम क्यों नाम पड़ा, आओ बताते हैं। सैम का मतलब क्या होता है, एस फॉर सूट, क्योंकि सूट का है, ये ऊपर वाला सूट है। ए फॉर एपिकल, सूट के एपिक्स पे पाया जाता है, इसी कारण से इसको हम बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा साइज में छोटा करो, ये रहा, और इसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे सैम। सैम का फुल फॉर्म लिख देते हैं हम सूट एपिकल, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और रैम का फुल फॉर्म होता है रूट। अब उतना मेहनत क्या करें, जब स्मार्ट बोर्ड है ही अपने पास
तो इसका यूज स्मार्ट तरीका से किया जाए। क्या जी? लो, रूट एपिकल मेरिस्टेम। चलो, तो ये होगा सैम। अभी तक इस प्लांट में क्या नहीं आया है? फूल नहीं आए हैं। अभी तक इसमें प्लांट में फूल नहीं आया है। तो सबसे पहले ये तो क्या रूट में आता है क्या फ्लावर? नहीं, तो सूट वाले भाग में आता है। ठीक है, तो ये जो सैम है, ये सैम सबसे पहले बदलता है, कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले ये जो सैम है, ये जो सबसे पहले सैम है, ये बदल जाएगा किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये फ्लोरल मेरिस्टेम में बदलता है, ये बदलेगा फ्लोरल मेरिस्टेम में। और जैसे ही ये सैम फ्लोरल मेरिस्टेम में बदलता है, तो ये प्लांट का, चलो इसका पहले कॉपी करते हैं। ये लो, इसको इरेज करो। इसको कलर चेंज कर दो। चलो, अब ये बदल गया किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। जैसे ही ये फ्लोरल मेरिस्टेम में बदला, इस प्लांट के लीफ में एक हार्मोन का निर्माण हो जाएगा, और इस हार्मोन को बोलते हैं फ्लोरीजेन। क्या बोलते हैं? फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन एक प्रकार का हाइपोथेटिकल हार्मोन है। फ्लोरीजेन एक प्रकार का हाइपोथेटिकल हार्मोन है, और ये फ्लोरीजेन जैसे लीफ में बना, तो ये लीफ से बनने के बाद ये ऊपर इधर जाएंगे, और जैसे ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे एक सुंदर सा प्लांट खिल जाएगा। तो अब ध्यान देना, इस प्लांट में फूल आने से पहले क्या क्या घटना घटा? प्लांट का जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये सबसे पहले कन्वर्ट हुआ किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम। सबसे पहले ये एपिकल जो मेरिस्टेम है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये कन्वर्ट हो रहा है फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो अगर ये सूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या इसके संरचना में परिवर्तन नहीं हो रहा है क्या? तो संरचना में परिवर्तन के बाद, जब इसके संरचना में परिवर्तन हुआ, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। उसके बाद देखोगे कि इसमें, इसके लीफ में एक हार्मोन का निर्माण हो रहा है। उस हार्मोन का क्या नाम है? फ्लोरीजेन। और फ्लोरीजेन एक प्रकार का हाइपोथेटिकल हार्मोन है। मतलब क्या हार्मोन है, अभी तक नाम तो पता नहीं चला है, लेकिन कोई कोई साइंटिस्ट इसको जिब्रेलिक एसिड बोल देता है। क्या बोलता है? जिब्रेलिक एसिड। लेकिन अभी एनसीईआरटी में आपको फ्लोरीजेन ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले संरचना में परिवर्तन हुआ, और दूसरा इसके हार्मोनल चेंजेज हुआ। यही बात लिखा हुआ है। आओ, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये एनसीईआरटी की एक लाइन बनाने के लिए हमने आपको इतना बात बताया, इतना बात बताया, और एक आपके लिए बहुत ही बढ़िया इमेज के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देखो, सीड जब जर्मिनेट किया, तो ये प्लांटलेट है। ये देखो, बहुत प्यारा प्लांटलेट है। तो ये सीड से रेडिकल बनेंगे, ये प्लीम्यूल बनेगा, रेडिकल नीचे की तरफ, प्लीम्यूल ऊपर की तरफ। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये बहुत प्यारा चीज, ये है प्लांटलेट। ये प्लांटलेट है। अब जैसे ही इस प्लांटलेट पे ये सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो ब्लैक कलर से हम बनाते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये एपिकल मेरिस्टेम है। ये एपिकल मेरिस्टेम है। ये एपिकल मेरिस्टेम क्या अभी तक फ्लावर आया है क्या? नहीं आया है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होगा किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होगा किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। उसके बाद जैसे ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा, तो इसके लीफ में क्या आएगा? फ्लोरीजन आएगा। फ्लोरीजन आएगा, और जैसे फ्लोरीजन आएगा, इसमें बहुत ऐसे फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। ये लो, फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, और फूल से फल बनना शुरू हो जाएगा। ये बात बताया गया है। ये याद रखना, यहाँ पे क्या लिखी याद रखना है, ये लो, कि पौधों में फूल आने से पहले होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। पहले है संरचनात्मक परिवर्तन, और दूसरा है हार्मोनल परिवर्तन। संरचनात्मक में क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम। कौन एपिकल मेरिस्टेम? बोल। सूट एपिकल मेरिस्टेम बदल जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो इसकी संरचना में परिवर्तन हो गया। और ये जिब्रेलिक एसिड, इसको जिब्रेलिक एसिड जो हम लिखे हैं, बेसिकली ये फ्लोरीजेन कहने का मतलब है। फ्लोरीजेन,
तो ये फ्लोरीजेन का संश्लेषण और परिवहन हो रहा है। परिवहन किधर की तरफ? उस एपेक्स की तरफ हो रहा है। तो ये दो परिवर्तन हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादप के बारे में पढ़ना है, फिर हमको फ्लावर की संरचना को पढ़ना है। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। लेक्चर में रखने का मतलब होता है लेक्चर का ड्यूरेशन कम से कम 40 से 45 मिनट के बीच रखा जाए। तो अगर ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे। तो फिर हम कोशिश करेंगे इसको, कोशिश क्या, अब छोड़ देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना की बात। तो आज तो हमारे पास ये पुष्प था, लेकिन कल हम कोशिश करेंगे एक बहुत प्यारा सा गुलाब का फूल लेके आया जाए। किसका? गुलाब का। अब तो ढूंढना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। चलो खैर, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप क्या रहिए, देखो एक बात हमें याद रखो, जब तक तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तब तक आप खुश नहीं रहोगे। तो सबसे पहले सबसे पहला प्रायोरिटी है आप स्वस्थ रहो, फिर खुश रहो। जब स्वस्थ और खुश रहोगे तो आपका पूरा ध्यान अपने आप पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस लेक्चर से हम विदा लेते हैं।